हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग खत्म करने वाले हैं हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कि एसपी का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप सबको पहला लेक्चर बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है आप सबका। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडे सेशन ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सो आज का हमारा टारगेट है इस चैप्टर को खत्म करना। ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। एंड आज हम खत्म करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। उसके बाद उसमें जो टाइप्स आप लोगों को दिए गए हैं, पर्सनल इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी एंड क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। यस, एंड विल बी डन विद आवर चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग any time, let's begin with our today's session of SP. So I hope आप सबको समझ आ रहा है, आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो इस जर्नी को। सो आज ना गाइज मैंने माइक सामने रखा है, सो मुझे आज ऐसे माइक और फिर ये ऐसे टेक्निकल चीज़ें बहुत हैंडल करने की ज़रूरत है। मेरे हाथ आज बहुत खाली है, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि आज बहुत फ्री होके पढ़ाना है मुझे। सो चलो, let's start with types of secretary. The growth of industrialization and modernization has led to increase in various type of organizations. अभी बहुत सारे emerging organizations है, बहुत सारे constitutional bodies है या कोई भी institutions है जो सेटअप हो रहे हैं। तो ना हर ऐसे organization को individuals की जरूरत पड़ती है जिसपे हम heavy responsibilities with trust डाल सके, हम उसको एंट्रस्ट कर सके ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कि वो उसे बहुत बखूबी निभाएगा। एंड सेक्रेटरी इज द परफेक्ट फिट फॉर सच रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। सो द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेटरी हैज एक्सपांडेड and is required by almost all types of organizations. almost हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हमें सेक्रेटरी इस पोजीशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हम काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उस बंदे पे डाल रहे हैं। वी आर एंट्रस्टिंग हिम विद ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके पास सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसके पास बहुत वर्सेटाइल जॉब रोल है उसका, एंड इसीलिए उसके ऊपर एक बहुत heavy responsibility डाली गई है, which is why every organization lately they need secretaries. ठीक है, each secretary performs duties and responsibilities of the organization or employer. एंड जैसा मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेक्रेटरी जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा पर्सनल सेक्रेटरी एंड दूसरे होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अभी पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है? जो एक पर्सनल से ध्यान रखो, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जब एक सेक्रेटरी हायर करता है, जैसे जो बिजी इंडिविजुअल्स बोलते हैं ना, जिनको बहुत बड़ा नेता, सीए, लॉयर, डॉक्टर्स, इन लोगों के ऊपर वर्कलोड बहुत हैवी होता है। सो दे नीड एन असिस्टेंट, दे नीड अ पर्सन टू असिस्ट देम टाइम टू टाइम टू मैनेज देयर वर्क। इसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। जो एक पर्सन, एक सिंगल बंदे के लिए काम करता है, उसे हम लोग पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं। वेयर एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो है, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है, ये बंदा जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए डेडिकेटेड होता है या उसके लिए काम करता है। इसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ पर्सनल सेक्रेटरी फर्स्ट। 1.5 का फर्स्ट, दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी। लाइन टेढ़ी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो, द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट, इसे पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जाता है, ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी है। ये सबसे पुराने जमाने से चलते आ रहा है। आप लोग देखो ना, जो बड़े बड़े आप लोग देखोगे ना, जो नेता लोग होते हैं, नेताओं का एग्जांपल दे रहा हूं मैं काफी ज्यादा, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अंडर आप हमेशा नोटिस करना, दे हैव सेक्रेटरीज टू मैनेज देयर वर्क। उनकी मीटिंग शेड्यूल करना, उनके अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, उनको टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स देना कि सर आपको आज ये काम है, सर आपके डेली टास्क में से इतने टास्क हो गए हैं, इतने पेंडिंग है, आपका इस वीक का वर्क टारगेट ये है, या फिर आपका एजेंडा क्या है, एंड ऑल दैट। सो सारा मैनेजरियल जो काम है, डेडलाइंस सेट करना, मीटिंग्स अरेंज करना, एंड बाकी जो भी उस पर्सन को मैनेज करने का काम है, तो ये सारा काम जो है वो हमारा पर्सनल सेक्रेटरी करता है। ठीक है, अ पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय
बिजी इंडिविजुअल्स, अभी हम जैसे लोग हैं जो बिजी नहीं है, मतलब हम बिजी हैं लेकिन क्या हम उतने बिजी हैं कि दैट वी नीड अनदर पर्सन टू असिस्ट अस विद द वर्क? नो. सो जो बिजी इंडिविजुअल है जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस एंड द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज. सो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखना, जैसे अभी अंबानी या फिर रतन टाटा, ये लोग जो है इनको सेक्रेटरीज की जरूरत पड़ती है बिकॉज दे हैव अ वाइड स्प्रेड बिजनेस एंड उन सब एक बंदा वो सब चीजें हैंडल नहीं कर सकता. सो दे नीड समवन टू असिस्ट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसीलिए ये पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं. ठीक है. अब इसकी अपॉइंटमेंट देखो कैसे होती है. Busy individuals appoint secretaries to look after the work so as to enable them to concentrate on their primary work. जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखो, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स एंड मिनिस्टर्स. इतने सारे लोग हैं जो एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो. कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका एक पूरा क्लिनिक है, तो उसको असिस्ट करने के लिए ही हैज टू गो टू मल्टीपल हॉस्पिटल्स, ही हैज टू, सो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है. एंड व्हाई डू यू थिंक ये बिजी इंडिविजुअल्स ऐसा करते हैं? ताकि जो उनका प्राइमरी काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर का प्राइमरी काम क्या है? इलाज करना. तो जो सेकेंडरी काम आते हैं उसको जो है उसका टाइम टेबल बनाना या उसका एक शेड्यूल प्रिपेयर करना, कॉल्स अटेंड करना, ये सारे सेकेंडरी काम वो किसी को आउटसोर्स करें ताकि वो अपना जो मेन काम है इलाज करने का उस पे वो फोकस कर सके. समझ में आया? सो इसीलिए इन बिजी इंडिविजुअल्स को एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है. दिस इज द नीड दैट दे नीड अ सेक्रेटरी. अभी सर पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगा? सो सी, अ पर्सनल सेक्रेटरी हैज नो सच स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस. इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री या कोई है नहीं हमारे कंट्री में. आई डोंट थिंक सो ग्लोबली भी कोई ऐसी डिग्री होगी जो बोलती है कि आपको किसी का पर्सनल सेक्रेटरी बनना है, सो आप लोगों को इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है. येट अ ग्रेजुएशन डिग्री, अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ग्रेजुएशन मान लिया, लेकिन गुड कमांड ओवर लैंग्वेज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? बिकॉज सेक्रेटरी के ऊपर करस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है ना, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ही शुड बी वेरी क्लियर, प्रिसाइज, courteous and very fluent with his speech, ताकि वो करस्पॉन्डेंस स्मूथली हैंडल कर सके. ठीक है. देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट स्किल्स हैव नाउ बिकम नेसेसिटी. आजकल के जमाने में तो सब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जब चीजें हो रही हैं, अभी लेट्स से मैं तुम्हारा लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं, इवन आई एम यूजिंग सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम यूजिंग अ प्रॉपर सेटअप टू टीच यू ऑल. सो टेक्नोलॉजी हर जगह घुस गई है. सो इसीलिए टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस्ड होना या बेसिकली उसका बेसिक नॉलेज रहना, एक्सेल हो गया, ये हो गया, उसका नॉलेज रखना, ये भी एसेंशियल फैक्टर बन गया है टू बिकम अ पर्सनल सेक्रेटरी. द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन. अभी हर सेक्रेटरी जिसके लिए काम करेगा वो सेम टाइप ऑफ सेक्रेटरी नहीं डिमांड करेगा. अब जो डॉक्टर का सेक्रेटरी होगा, हो सकता है उसे कोई मेडिकल बैकग्राउंड का कोई नॉलेज या कोई एक्सपर्टीज होने की एक्सपेक्टेशंस हो, या फिर जो सीए है, सीए के अंडर अगर कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है, अगर किसी सीए का सेक्रेटरी है, सो मे बी उसको अकाउंट्स का कुछ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर वर्किंग फॉर. गॉट इट? ये सब्जेक्टिव कॉल होता है. जो बंदे सेक्रेटरीज अपॉइंट कर सकते हैं, ये उनके लिए सब्जेक्टिव कॉल है. ठीक है. सो हमारा पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में सब पढ़ के हो गया. व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग? वेट, oh, just a second. पेन काम नहीं कर रहा. ग्रेट. लेट्स चेंज द कलर. आ गया. अब देखो, पर्सनल सेक्रेटरी तो हमारा हो गया, वी आर डन. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. इंस्टीट्यूशनल यानी कि नाम से ही समझ जाना चाहिए कि ये किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, या किसी बॉडी के लिए काम करेगा. ये सिंगल बंदे के लिए काम नहीं करेगा. अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड, देखो, बाय एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्रेटरी ऑफ अ
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है हमारा सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड आई थिंक लास्ट है हमारा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यस, ये 4 टाइप के सेक्रेटरीज आप लोगों को सिलेबस में हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गाइज, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एसोसिएशन क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होगा? नॉन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं, यानी कि ये तो समझ में आ गया सर कि प्रॉफिट तो इसमें होने नहीं वाला। फिर क्या होता है ये? देखो, अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करते हैं किस चीज को? सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज with the intention of providing services and not to earn profits. अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे एसोसिएशंस होते हैं ना जिनका ऑब्जेक्टिव कभी भी ना प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज, इस सब को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये लोग लॉसेस में भी चल सकते हैं बिकॉज इनको फंडिंग्स मिलती है सरकार से, लोगों से एंड ऑल दैट। सो ये जो सोशल एक्टिविटीज है, एजुकेशनल एक्टिविटीज है, इनको प्रमोट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिनका प्रॉफिट कमाना नहीं है। अभी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं, जो एनजीओज होते हैं, आपने सुना होगा, जो वृद्धाश्रम जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, ये मोस्टली नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के फॉर्म्स में होते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई एकेडमी खुली है, कोई एकेडमीज ओपन करते हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, बच्चों को एनहांस करने के लिए, स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए इन लोगों का जो है पूरा एसोसिएशन बनाया जाता है। इन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पोर्ट्समैन्स को अच्छे से अच्छा क्वालिफिकेशन देना, उनको ट्रेनिंग्स देना, ताकि उन लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल सके अपना टैलेंट दिखाने का, या आगे एक्सपोजर मिले इसलिए। सो इन सब एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए वो एसोसिएशन बना है। तो ऐसे हम एसोसिएशंस को हम नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस का नाम देते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल का आप लोग काफी कल्चरल के बारे में भी सुनोगे। अभी जैसे अब मैं पुणे में रहता हूँ, सो पुणे में महाराष्ट्रियंस या मराठी लोग बहुत ज्यादा है। लाइक वी लिव, आई माई सेल्फ इज अ महाराष्ट्रियन, सो हम लोग जो मराठी लोग हैं वो ज्यादा है क्वांटिटी में। सो काफी ऐसे पुणे में जो माइनॉरिटीज हैं, जिन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने फेस्टिवल्स अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करने हैं या एंड ऑल दैट, सो उनके लिए भी ऐसे ग्रुप्स बनते हैं जो जिनका है ऑब्जेक्टिव क्या है? उनके कल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इनके सेक्रेटरीज देखो, अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, अभी इसके सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हम लोग कैसे देखेंगे? is looked after by management committee which is elected by members. Secretary may be a full time or a part time person. अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या एसोसिएशन में सेक्रेटरी दोनों हो सकता है, या तो फुल टाइम एम्प्लॉय हो सकता है या तो वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और ऑनोरेरियम बेसिस। सैलरी का मतलब आपको पता है, ऑनोरेरियम का पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है मीनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, रोटरी क्लब, रोटरी क्लब एक तो प्राइम एग्जाम्पल है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस के। इनके सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट्स, इन लोगों को ना मैनेजमेंट के तरफ इनका झुकाव थोड़ा ज्यादा है। सेक्रेटरी का जो जॉब प्रोफाइल है ना, उसको मैनेजरियल वर्क काफी ज्यादा लेवल पे करना पड़ता है। सो विच इज वाई उनका अपॉइंटमेंट उस बेसिस पे किया जाता है, या तो ही इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय और अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब क्वालिफिकेशन, अगेन नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। कोई प्रिस्क्राइब्ड की इतना डिग्री कंप्लीट, ये स्पेशलाइजेशन, ये एक्सपर्टीज, ये कोर्स, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन किया नहीं है टू बिकम द सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द सेक्रेटरी शुड बी acquainted
with the objects and basic functioning of the organization. He should be well aware कि हमारा जो एसोसिएशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या प्रमोट कर रहा है. अब अगर वो स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहा है, सो ही शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट एंड उसमें उसको थोड़ा सा नॉलेज होना इज ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा सा अवेयरनेस, इवन इफ यू डोंट हैव नॉलेज यू शुड बी अपडेटेड विद दैट द करंट अफेयर्स अबाउट इट. वैसे ठीक है, नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर्स, करस्पॉन्डेंस आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फाइलिंग, कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह यूज करना, शीट्स जो बनानी पड़ती है, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है. करस्पॉन्डेंस हर जगह आने वाला है, कम्युनिकेशन करना, स्केड्यूलिंग करना. सो ऑल दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं सेक्रेटरी, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लगता है. ये सुन के कौन सी घंटी बजी आपके दिमाग में? एक घंटी जरूर बजी होगी. जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मेरा बंदा जो मैं हर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट लेक्चर आई टेक हिज नेम. कौन है जिसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं? मेरा फेवरेट, अरे अपना भिड़े यार. भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. तो ये किसका सेक्रेटरी है? सो आप पूछ रहे थे ना फर्स्ट लेक्चर में कि सर ये भिड़े कौन से टाइप का सेक्रेटरी है. सो ये है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? ये भी एक एसोसिएशन है जो वॉलेंटरीली फॉर्म होता है. कम से कम 10 मेंबर्स इसको फॉर्म करते हैं और ये अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है. इसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं. इन महाराष्ट्र इन सोसाइटीज को हम रजिस्टर भी करते हैं अंडर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. इस एक्ट के अंदर उन लोगों को रजिस्ट्रेशन भी मिलता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंबर्स को सर्विसेज देना. अगर हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कौन सी सर्विसेज? हाउसिंग की सोसाइटी. अब मैं खुद जिस सोसाइटी में रहता हूं, इट इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. सो एंड वी आर द मेंबर्स. सो हमें लिविंग फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी दी है, वी बीइंग द मेंबर्स. सो ये अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अगर कोऑपरेटिव बैंक्स है तो अपने मेंबर्स को ये बैंकिंग फैसिलिटीज देंगी, हाउसिंग फैसिलिटीज देंगी. या फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां पे जो अपने मेंबर्स के लिए वो लोग ओपन करते हैं. उन्हें कोई कार्ड होता है या कुछ अलाउंसेस होते हैं बेसिकली, या कुछ कम रेट या कोई कंसेशन मिलता है उन स्टोर्स में. सो इट इज बेसिकली फॉर पब्लिक गुड. पब्लिक गुड मतलब किसका गुड? द ओनली फॉर दोज मेंबर्स, नॉट आउटसाइडर्स. सो ये अपने ही मेंबर्स का बेनिफिट के लिए काम करता है. अब इसके सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? मेंबर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड मैनेजमेंट कमिटी. अभी सोसाइटी क्या करती है? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है एंड एक मैनेजमेंट कमिटी बनती है. तो मान लो सोसाइटी में 100 लोग हैं, तो उनमें से कोई 10 लोग ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मानते हैं कि जैसे कि हर 10 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है मान लो. तो ऐसे 100 में से सबके टोटल मिला के 10 लोग आ गए और ये बन जाती है एक मैनेजमेंट कमिटी. ये मैनेजमेंट कमिटी, so one of the members of the managing committee is appointed as the secretary. अब इन्हीं मैनेजमेंट कमिटी में से कोई एक बंदा बन जाता है सेक्रेटरी. अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं हमारे गोकुलधाम का एग्जांपल. गोकुलधाम में जितने भी मेंबर्स हैं, जेठालाल, दया भाभी, तारक मेहता, उसकी वाइफ अंजलि भाभी, भिड़े की वाइफ माधवी भाभी, ये सब लोग, ये पूरा सोसाइटी है बेसिकली. मान लो ये सब मेंबर्स हैं. अभी इनमें से मान लो जेठालाल, भिड़े और सोडी, ये तीन मान लो ये बन गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स. ये रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोगों की बन गई अब मैनेजमेंट कमिटी. अब इन तीनों की मैनेजमेंट कमिटी में से कोई एक बंदा बनेगा सेक्रेटरी, जिसमें से भिड़े बन गया है सेक्रेटरी. सो दिस इज जस्ट अ वेरी एकदम स्मॉल स्केल एग्जांपल दिया. मैनेजमेंट कमिटी बड़ी होती है, 3 या 4 लोगों की नहीं होती. अभी कोई बड़ी सोसाइटी है मान लो, अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ हम लोग 600 घर हैं यहाँ पे. सो 600 लोगों में से कुछ लोग, एक बॉडी तैयार हुई है जिनमें से है मैनेजमेंट कमिटी, उनमें से एक बना है सेक्रेटरी. गॉट इट? कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी का. ठीक है. जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स ऑन ऑनररी बेसिस. ये ऑनररी बेसिस पे काम करता है, सैलरीड बेसिस पे नहीं.
For large scale cooperative organization, secretary may be appointed as a full time employee on a salary basis. इसको हम अपॉइंट भी कर सकते हैं, अगर लार्ज स्केल है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हम उसको फुल टाइम के लिए अपॉइंट भी कर सकते हैं, बट जनरल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर मैंने जैसे बोला वैसे होता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन देखो, यहां पे भी सेम है, डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। आप लोग को ये सुन के ऐसे दिमाग में आ रहा है कि सर सेक्रेटरी बन जाता हूं, कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब तक हम लोगों ने दो टाइप देखे, ऊपर वाले इसमें नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यही बन जाता हूं कुछ ना करके। देखो बन सकते हो, बन जाओ। सेक्रेटरी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अभी एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा भाई, बीकॉम तो कर लो या फिर बेसिक डिग्री तो कर लो कोई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि वो एक्ट कैसा चलता है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, कौन से कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ये सब एक सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनली मेंबर्स के लिए या मैनेजिंग कमेटी के लिए, सो इस सब का नॉलेज एक सेक्रेटरी को होना चाहिए, इसीलिए भिड़े को वो नॉलेज है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। तीसरा, द थर्ड इज सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब अब हम देख रहे हैं एक कंपनी का सेक्रेटरी, या फिर जिसको हम लोग कंपनी सेक्रेटरी भी बोलते हैं। क्या सर इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? नहीं, इसके लिए तगड़ा वाला क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जो हम लोग देखेंगे उसके क्वालिफिकेशन में। पहले देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है which is considered to be the most suitable one for organizing business activities on a large scale। मतलब हमारी कंपनी यार, ये रिलायंस, टाटा, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो और मतलब ये क्या है, ये सब ये सारी कंपनीज हैं। सो इसी को हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। जब कोई लार्ज स्केल बिजनेस करना होता है ना, तो इट इज सेड कि कंपनी इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर आपको एकदम लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। A company secretary, पढ़ो, company secretary is considered to be one of the key officers of a company. Secretary is of a vital का मतलब है very crucial, vital मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है उसका इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी सेक्रेटरी। मैं जब ये पढ़ाता हूँ ना, मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। अब क्यों आती है छोड़ो, वो नहीं बोलूंगा मैं आपको क्यों आती है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया तुम लोग यार। अब अपॉइंटमेंट पे आते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। एक कंपनी सेक्रेटरी, लेट्स कॉल हिम सीएस, शॉर्ट फॉर्म है उसका, एब्रिविएशन सीएस। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए है, कंपनी सेक्रेटरी को हम सीएस बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस वाला सीएस नहीं। इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम अ कंपनी इज फॉर्म्ड to look after various aspects of business। Formed या फिर हम बोल सकते हैं incorporated। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब से एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। देखो, सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये ऐसे लोग हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, ये कंपनी के ओनर्स नहीं है। ये लोग होते हैं जो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं, डे टू डे अफेयर्स में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इनको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनके डायरेक्शंस के अंडर हमारा जो है सेक्रेटरी सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ये इनके डायरेक्शंस के अंदर काम करता है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज डन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड सीएस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ केएमपीज। केएमपीज की डेफिनेशन की मैनेजरियल पर्सनल, ये बहुत ही अभी के लिए इतना मान लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस होती है ना एक कंपनी में, उन लोगों को डाला जाता है। जैसे कि एमडी हो गया, सीएस मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ, या फिर ये जो लोग होते हैं इन लोगों को केएमपी बोलते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल। इसमें एक कंपनी सेक्रेटरी आता है, इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं आता, एक सीएस आता है। सो जितनी भी सीएस कम्युनिटी है या कंपनी सेक्रेटरीज की कम्युनिटी है, उन लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि दे आर इंक्लूडेड इन द की मैनेजरियल पर्सनल, यानी कि केएमपीज के डेफिनेशन में भी इनको कवर किया गया है। ठीक है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है वो बंदा एक कंपनी के लिए।
The concept of KMP has been introduced in the Companies Act 2013. KMP is discussed in chapter number 6. KMP हम लोग चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि KMP क्या होता है. इफ नॉट डिटेल, ऊपर से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि KMP क्या होता है. ठीक है. द BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग डे टू डे अफेयर्स देखते हैं. Therefore, the task is given to certain managers and executives of the company, जिनमें से एक हमारा है सेक्रेटरी. सो जो डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों के डायरेक्शंस के उस पर इनफैक्ट जो सेक्रेटरी है वो अपने लीगल नॉलेज की वजह से, बिकॉज उसको नॉलेज है, तो वो अपना नॉलेज के बेसिस पे इन डायरेक्टर्स को गाइड भी कर सकता है, अपने फेयर व्यूज भी दे सकता है. ठीक है. अब क्वालिफिकेशन, एक कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन देखो. As per section 203 of Companies Act 2013 must be a member of Institute of Company Secretaries of India. यानी कि ICSI का उसे मेंबरशिप हासिल करना पड़ा है. सर एक मेंबरशिप तो है, वो क्या, हमें भी तो, हमारे पास तो जिम की भी मेंबरशिप है, तो इसकी भी मिल जाती होगी कहीं भी. बच्चों, ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की मेंबरशिप पाने के लिए एक इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. उसे मैंने आपको बताया होगा किसी और लेक्चर में कि उसे, या एसपी में ही बताया होगा कि उसे एक 3 लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं. इनमें से जो ऊपर के 2 लेवल्स है उसमें सिंगल डिजिट पासिंग परसेंटेज होता है, मतलब 5%, 6% ऐसे बच्चे पास होते हैं और फिर मेंबर बनते हैं. तो बहुत मेहनत करके वो बंदा उस पोजीशन तक जाता है, इसीलिए उसे इतना इम्पोर्टेंस है उस कंपनी में. ठीक है. सेक्रेटरी ऑफ अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर उसका ट्रेनिंग होता है, एंड ट्रेनिंग वो सब कंप्लीट करने के बाद उसे मेंबरशिप दी जाती है. ठीक है. तो एक CS बनना या कंपनी सेक्रेटरी बनना इतना आसान नहीं है. ठीक है. सो यस, चलो मूविंग ऑन. अंडरस्टूड उसका अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन. सो इसी तरह से हमारा सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी भी होता है समाप्त. नेक्स्ट, लास्ट वन, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सरकारी दफ्तर में काम करने वाला सचिव, एकदम हिंदी में बोलूं तो. ठीक है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करते हैं. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी सरकारी ऑफिस देख लो, वहां पे एक सेक्रेटरी की पोजीशन होती है. तो उन्हीं सेक्रेटरीज की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. अभी इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है इन द फंक्शनिंग. अभी ये गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में काम करता है, बिकॉज गवर्नमेंट के फंक्शनिंग, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ना. तो अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. तो वो जो भी डिपार्टमेंट है उस गवर्नमेंट का, लाइक मान लो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, मान लो कोई पोस्ट ऑफिस भी देख लो, पोस्ट ऑफिस, वहां पे भी एक सेक्रेटरी की अगर पोजीशन होगी तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहा जाता है, क्योंकि वो वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन लुक ओवर करता है. बिकॉज वहां उसके पास भी वहां का करस्पॉन्डेंस, वहां का करस्पॉन्डेंस के साथ साथ बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग डे टू डे अफेयर्स, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस डिपार्टमेंट की उसके पास है. सो दैट इज द रीजन ही इज नोन एज द, कहां गया, हाँ, he is known as the administrative head of the ministry or that department. ठीक है. In the union and state government, secretaries hold positions such as head of the departments like finance secretary, defense secretary, home secretary. अभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में आप लोग बोलोगे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हमारी निर्मला सीतारमन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो हेड है, तो फाइनेंस सेक्टर हो गया. गवर्नमेंट के अलग अलग, होम सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है. तो उसका जो भी ब्रांच होगा ना उस स्पेसिफिक सेक्टर का, उसमें जो सेक्रेटरी होगा, अगर कोई फाइनेंस का ब्रांच है एंड फाइनेंस सेक्टर में वो पूरा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो उसके सेक्रेटरी को हम फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं. ठीक है. एंड वी आर डन विथ द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज. हमारा टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज खत्म हो गया है. हाँ, अब हमारा बाकी है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी एंड लास्ट इज क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी. अब देखो,
फटाफट खत्म करने वाले हैं हम फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी। वी आर स्टार्टिंग विथ फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। सबसे पहला करस्पॉन्डेंस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। 1000 बार बोला होगा मैंने अब तक, ठीक है? कि अभी देखो, इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों करस्पॉन्डेंस, ये मेंशन करना अपने आंसर्स में, आपका से वट पड़ेगा आंसर्स में। इनवर्ड करस्पॉन्डेंस, आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। मतलब इनवर्ड मतलब लोगों की बातें सुनना, आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस मतलब अपनी इंफॉर्मेशन बाहर देना या लोगों को कम्युनिकेट करना, दैट इज आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। ये बेसिक है, ठीक है? रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज फ्रॉम आउटसाइडर्स, government department, other stakeholders. Secretary also looks after the various records of the organization. So लोगों को एड्रेस करने का काम इंटरनली और एक्सटर्नली काम किसका है? सेक्रेटरी का। इसीलिए ही इज इनटू करस्पॉन्डेंस। मेल्स भेजना, नोटिस भेजना, फाइलिंग्स करना, आउटसाइडर्स को जवाब देना, स्टेक होल्डर्स को आंसर करना, उनके इश्यूज एड्रेस करना, सारा काम सेक्रेटरी के पास है। नेक्स्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट। Secretary is responsible for efficiency of the routine of the office. ऑफिस का डे टू डे फंक्शनिंग अच्छे से हो सके, इसके लिए भी सेक्रेटरी को मेहनत लेनी पड़ती है। यानी कि उसे सुपरवाइज करना है, उसे कंट्रोल करना है स्टाफ को, और एक्टिविटीज को लुक आफ्टर करना है किसी एसोसिएशन के, कि भाई सब सही से जा रहा है नहीं, या अगर कोई इशू फेस कर रहा है, इफ समवन इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज सम इशू, तो उसको एड्रेस करने का काम या फिर उसको डील करने का काम, ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो ना रुके। इसीलिए भी एक सेक्रेटरी मेहनत करता है, या ये उसके जॉब प्रोफाइल में आता है, ठीक है? द सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू लुक आफ्टर ट्रेनिंग, फिर है प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिस स्टाफ। सो इवन यहाँ पे जैसे किसी एम्प्लॉयज को कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयज को थोड़ा अगर हाइक चाहिए, या उन्हें पोजीशन, अगर मैं यहाँ के एम्प्लॉयज यहाँ डाल रहा हूँ, ए डिपार्टमेंट के बी डिपार्टमेंट में डाल रहा हूँ, तो बी डिपार्टमेंट का नॉलेज ए वालों को देना पड़ेगा मुझे, सो उनसे मुझे ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, या फिर एनी काइंड ऑफ शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन देयर जॉब प्रोफाइल्स। सो उन सब चीज़ों के लिए, या फिर उनका प्रमोशन हो रहा है, दे आर मूविंग ऑन टू हायर अथॉरिटीज, या फिर उनका ट्रांसफर हो रहा है, सो इस सब के लिए उनका ट्रेनिंग करना, उनको ये सब भी जो काम है ये भी सेक्रेटरी करता है। Next is reception function. A personal secretary has to attend telephone calls, visitors, attends inquiries, fixing appointments. जैसे मतलब जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो फोन कॉल अटेंड करेगा, विजिटर्स को अटेंड करेगा, सर आप बैठो हमारे सर आ रहे हैं, ये सब इंक्वायरीज जो है, जो भी इंक्वायरी करने आए हैं, मान लो किसी बड़े वकील को इंक्वायरी करने हम लोग जा रहे हैं, तो उसका सेक्रेटरी पहले हमसे बात करता है, फिर हमें उनसे बात करने को मिलती है। तो सेक्रेटरी इज द फर्स्ट पर्सन वी टॉक टू, और द नियरेस्ट पर्सन अप्रोचेबल फॉर आउटसाइडर्स, ठीक है? नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शंस। अभी फाइनेंशियल फंक्शंस जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वन सेकेंड, हाँ, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी ऑब्वियसली ये जो काम है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, वो अकाउंट्स एक्सपर्ट्स का है, या जिनका एक्सपर्टीज अकाउंट्स है। एक सेक्रेटरी का एक्सपर्टीज अकाउंट्स नहीं है सर, फिर वो कैसे करेगा? वो रिव्यू करता है। इफ ही इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्किंग इन इट, बट ही इज रिव्यूइंग दैट थिंग, या फिर वो मेक श्योर करेगा कि ये सब सही से हो रहा है, ठीक है? सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच, देखो, कीप अ वॉच ऑन रिसीट्स एंड पेमेंट्स, कि कंपनी में कितने रिसीट्स हैं, कितने पेमेंट्स हैं, कितना पैसा आना है, कितनों को पेमेंट करना है, वो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कंपनी की क्या लायबिलिटीज है, क्या एसेट्स है, ये सब भी चेक एंड ओवरव्यू करना है। किसको? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट को, बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स को। अब आप ही सोचो ना, ये इतने सारे डोमेन्स में काम कर रहा है, तो इस बंदे को सारा ऑलमोस्ट नॉलेज है, तो ये किसी को आसानी से इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है, बिकॉज ही इज वर्किंग देयर एंड ही इज अवेयर ऑफ इट, ठीक है? नेक्स्ट इज अरेंजिंग मीटिंग्स। मीटिंग्स अरेंज करना ये एक सेक्रेटरी का काम है। अभी कैसे अरेंज करना, मतलब पार्टीज को मिलवाना, उनको नोटिस भेजना कि हमने इस टाइम पे, इस दिन पे, इतने बजे हमने एक मीटिंग अरेंज करी है, तो आपको इस एड्रेस पे आना है।
अगर नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हो तो कौन सा पोर्टल यूज, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्या फैसिलिटीज है एंड ऑल दैट। सो ये सब मीटिंग अरेंज करवाने का काम भी हमारा जो है सेक्रेटरी भाई साहब करने वाले हैं। मीटिंग्स ऑफ द, आप देखो ना, जनरल मीटिंग्स या फिर बोर्ड मीटिंग्स हो जाए। जनरल मीटिंग्स होती हैं जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स या कंपनी के जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो लोग करते हैं, तो उसको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डे टू डे मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, ये जो डायरेक्टर लोग हैं, ये लोग जब मीटिंग करते हैं इसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। सो ये सारी मीटिंग्स अरेंज करने का काम, और वो भी लॉ के पालन के साथ, मतलब कि लॉ में भी लिखा होता है ना कि मीटिंग इस डेट पे। कंपनीज एक्ट अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है कि जो बोर्ड मीटिंग है ना वो इतने ही टाइम में होनी चाहिए, या जो जनरल मीटिंग है इतने ही टाइम में होनी चाहिए। और फिर क्या कंप्लायंस है, कंपनी का कोरम यानी कि मिनिमम लोग कितने आने चाहिए, तभी कोई आप कंपनी में रेजोल्यूशन पास कर सकोगे। तो लॉ के पालन के साथ साथ उसको मीटिंग अरेंज करवानी है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है, तो सेक्रेटरी के पास है। उसको ड्राफ्ट करनी है नोटिसेस, उसको नोटिसेस के साथ एजेंडा मतलब आपका मीटिंग का एजेंडा, आप क्यों ये मीटिंग ले रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं एजेंडा। सो आपको मीटिंग एजेंडा भी डिस्कस करके उसको लिख के उसको भेजना है जिसको भी मीटिंग में आप लोग इनवाइट करने हो। एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सर ये मिनट्स क्या होता है? मिनट्स ना कंपनी या फिर जब भी कोई मीटिंग चल रही है, मिनट में जो कंपनी में मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है तो वो हाइलाइट्स उसके वो लिख लेता है एक सेक्रेटरी। ही नोट्स देम डाउन एंड उसके बाद हम सारे मेंबर्स को ये बांटते भी हैं कि हमारी कंपनी में इतना 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 हमने डिस्कस किया, ये रेजोल्यूशंस पास हुए, इतने की मेजॉरिटी आई, इतने लोगों ने असेंट दिया है, इतने लोगों ने डिसेंट दिया है, एंड द ओवरऑल जो कुछ भी हुआ उसको लिख लेना मीटिंग में। इन शॉर्ट उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो मिनट्स भी कौन बनाता है? सेक्रेटरी। ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अभी जब सेक्रेटरी का काम क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना एंड असिस्ट करना इन मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अभी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सेक्रेटरी कैसे हेल्प करता है? उसके पास लीगल नॉलेज है, उसके पास कंपनी के बारे में या कंपनी के बिजनेस के बारे में काफी एक्नॉलेजमेंट है उसको। तो उस बेसिस पे ही इज एट अ पोजिशन जहां पे वो गाइड कर सकता है कि आने वाली कंपनी की पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जानी चाहिए या कैसे हमें बिजनेस को ये करना चाहिए। ऑब्वियसली ही इज नॉट द सोल डिसीजन मेकर, वो डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है, वो हेल्प कर रहा है। किस बेसिस पे हेल्प कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा और ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट ही हैज। ठीक है, उस बेसिस पे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी को इंफॉर्मेशन देनी है, किसको? डिपार्टमेंट्स को, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है किसको? मैनेजमेंट को, बैंक्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज को। सो जब भी कोई कंपनी से इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या एसोसिएशन से इंफॉर्मेशन डिमांड करता है ना, तो उस डिमांड को फुलफिल करने का काम इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, वो ये काम सेक्रेटरी का है। उसको सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी अगर इफ अलाउड बाय लॉ है। ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्मूथ फंक्शनिंग बेसिकली। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज को असिस्ट करना काम में, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना कि कौन कौन सा काम करेगा वो डिसाइड करना, ट्रेनिंग प्रमोशन ये वाले काम सुपरवाइज करना, स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी बुक्स, एंड इन अंडर द प्रॉपर कस्टडी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी या फिर इन जनरल सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है। ठीक है। हाँ, सेक्रेटरी फंक्शंस भी हो गया। अभी लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज योर क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। ये तो बहुत इजी है कि एक अभी आपने उसका वर्क फील्ड देखा कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, आपने उसके टाइप्स देखे वो कैसे कैसे काम कर रहा है, ये सब छोड़ो, आपने उसके अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशंस देख ली।
तो अब उसकी क्वालिटीज तो आप वैसे भी लिख सकते हो, और अलग से इसको नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। यू कैन उतना आप लोगों में दिमाग है कि आप लोग लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड प्रीवियसली। आप लोगों को अंदाजा तो आ ही गया ना कि ये सेक्रेटरी बंदा कैसा होना चाहिए। अब आप लोग मान लो इसको करस्पॉन्डेंस करना है, तो यू ऑल नो कि वो करस्पॉन्डेंस करता है, तो ऑब्वियसली आप एक उसका क्वालिटी ये लिख सकते हो कि उसका फ्लुएंसी इन स्पीच या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो ऐसे दिमाग लगा के पढ़ा करो कि यू कैन फॉर्म योर ओन आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू स्टडीड। इजी। सो चलो लेट्स स्टार्ट। क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसा आपको बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अ सेक्रेटरी रिक्वायर्स सर्टेन क्वालिटीज टू एनेबल हिम टू फुलफिल द एम्प्लॉयर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। सबसे पहला है आपका एक्यूरेसी। नंबर 1, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस। उसको एक एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मान लो वो कोई मीटिंग की नोटिस बना रहा है, तो उस नोटिस में वो एक्यूरेट एकदम करेक्ट सब लिखना है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसा चलेगा कि उसने डेट ही गलत लिख दी, या उसने टाइम एएम की जगह पीएम लिख दिया, पीएम की जगह एएम लिख दिया, सो ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा ना। कितने बड़े लेवल पे नुकसान होगा आप ही सोचो। सो विच इज वाई आई एम सेइंग उसको करेक्टनेस दिखाना अपने काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। नंबर 2, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना या चेंज करना, उसको हम लोग बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। मतलब क्योंकि आप देखो ना, गवर्नमेंट सिचुएशंस चेंज होती हैं। अब हर साल एक आप एग्जांपल ले लो, हर साल एक बजट आता है, फाइनेंशियल बजट जो हमारी निर्मला जी प्रेजेंट करती हैं, उसमें टैक्स वगैरह चेंज हो जाता है। तो अब उस हिसाब से कंपनीज को पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी है, या उस हिसाब से नेसेसरी मेजर्स लेने हैं। तो सिचुएशंस के हिसाब से क्या सेक्रेटरी को अपना काम या काम करने का तरीका या स्टाइल इसे चेंज करना होगा। सो विच इज व्हाई वी कैन से ही शुड हैव पोजेस द क्वालिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। गॉट इट? नेक्स्ट इज कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिव होना। गाइस आप लोग हो क्या? कोऑपरेटिव हो आप लोग? मतलब आप लोगों में है क्या वो? आप कोऑपरेट करते हो अपने घर वालों से या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ? हम हैं क्या उतने कोऑपरेटिव? पूछो खुद को कभी, अगर नहीं हो तो बनो, ठीक है? बिकॉज मैं भी व्हेन आई वाज अ टीनेजर इवन आई वाज नॉट कोऑपरेटिव। आई वाज आल्सो वेरी मैं बहुत ऐसे बड़बड़ करता था, बट आई वाज हम्बल इनफ। ओके, सी एनीवेज, छोड़ो। कोऑपरेटिवनेस रेफर्स टू विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि कोऑपरेटिव एज इन उसको सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको सबके बारे में सोचना है। कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करना है, अचीव करना है। सो इसीलिए ही हैज टू बी वेरी कोऑपरेटिव इनफ एंड एनवायरनमेंट उसको अच्छा रखना है। टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बनानी है। डेवलप टीम स्पिरिट, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, हम साथ साथ है वाली फीलिंग। आई वॉज थिंकिंग टू सिंग, लेकिन नहीं, इतनी आवाज अच्छी नहीं है मेरी अभी। नेक्स्ट इज कर्टेसी। पता है कर्टेसी उसका मतलब है पोलाइटनेस एंड काइंडनेस, जो हमारी दुनिया से पता नहीं निकलता ही जा रहा है। हम लोग हो रहे हैं बदतमीज। हमारी जनरेशन है रोस्ट मोड पे, जिसे देखो वो एक दूसरे को बस रोस्ट किया जाता है। दोस्तों के ग्रुप में बैठो, फैमिली फंक्शन में जाओ, हम एक दूसरे को बस रोस्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये जो है ना पोलाइटनेस और काइंडनेस, ये विलुप्त होता जा रहा है। काफी गिने चुने लोग इस धरती पे बचे हैं मेरे जैसे, जो पोलाइट हैं, काइंड हैं। मैं हूं ना? ऐसा तुम लोग लिखना कमेंट्स में कि हाँ सर बहुत पोलाइट है। सेक्रेटरी शुड बी कर्टियस while dealing with people। जो हमेशा जब भी किसी सेक्रेटरी को लोगों के साथ जब वो डील कर रहा है, या फिर किसी के वो इश्यूज मान लो अगर वो एड्रेस कर रहा है, he has to address them in a very polite manner, in a very humble manner। उससे एरोगेंस नहीं रखना है खुद में। अगर वो एरोगेंटली बात करेगा सो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उस एसोसिएशन के साथ लोग डील ही नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज द पर्सन हु दे आर टॉकिंग टू इज वेरी रूड। So no one will work with such company. So इसीलिए he has to be very polite. His approach towards people should be very kind. Got it? फिर fifth is initiative. अब initiative का मतलब है एक इंसान की tendency to take voluntary actions। मतलब initiative लेके काम करना है उसको। अब घर पे आप देखना, initiative लेके काम करने का डिफरेंस और फोर्सफुली काम करने का डिफरेंस देखना।
अभी आ रही है दिवाली, ठीक है। अभी घर के माहौल देखो कैसे होने वाले हैं। अब जो हम जैसे बच्चे हैं ना, हम जब हमको छुट्टी मिलेगी, हम घर पे ऐसे फ़ोन देख रहे होंगे, हम बैठे होंगे, मम्मी बोलेगी बेटा पंखा साफ कर दे, आप बोलोगे करता हूँ। फिर दूसरे दिन फिर से बोलेगी बेटा कर दे, करता हूँ। तीसरे दिन थोड़ा पारा चढ़ जाएगा मम्मी का। चौथे दिन पे आप गाली खाओगे कि तू पोछ, नहीं तो तुझे मारूंगी मैं। एंड फिर आप जाके वो काम करोगे। तो क्या आपने इनिशिएटिव लेके काम किया या फोर्सफुली काम किया? फोर्सफुली किया। लेकिन आपको मान लो अभी दिवाली पे क्रैकर्स लाने जाना है, फटाके जलाने के लिए, या नहीं, फटाके का एग्जांपल छोड़ो, वो दे आर वेरी हजार्डस टू दिस एनवायरनमेंट। कपड़े लेने जाना है दिवाली के लिए, अलग ही चेहरे पे स्माइल आती है कि अरे चलो लेने जाते, तुरंत एक पैर पे खड़े हो जाते, चलो मम्मी, निकलते हैं, लेके आते हैं। तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव लेके काम करना। मतलब आप खुद से, योर ओन स्पिरिट फ्रॉम विद इन इज सेइंग कि चलो ये काम करते हैं। सो दिस एक सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए, वो हर काम उसको इनिशिएटिव लेके काम करना है टू अकम्प्लिश द टास्क। समझा? काम करने के दो फर्क। जितने मेरी खुद की मम्मी मुझे डांटने वाली है अभी, बिकॉज मुझे इसके बाद दिवाली की सफाई करनी है, बट वी आर ऑल इन द सेम प्लेन, इन द सेम, वी सेलिंग इन द सेम बोट, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज हम एक्सपेक्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, वो बाकी एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कर रहा है, ही इज गिविंग देम डायरेक्शन, ही इज असिस्टिंग देम इन वर्क, वो गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, ही इज ऑल्सो इंस्पायरिंग देम इन अ वे टू अकम्प्लिश द टास्क। सो ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटीज उसमें होनी ही चाहिए। सो ऑल द एम्प्लॉयज या बाकी सारे लोग, दे कैन लुक अप टू दैट पर्सन, दे कैन लुक अप टू द सेक्रेटरी एंड वर्क कि अरे हाँ, सेक्रेटरी ने ऐसे ऐसा डायरेक्शंस दिया है तो हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है। वैसे नेक्स्ट इज अपना लॉयल्टी। लॉयल्टी का क्या मतलब है गाइस? लॉयल्टी, गलत जनरेशन से पूछ रहा हूं मैं वैसे तो, कि लॉयल्टी का मतलब क्या है। आपकी जनरेशन नहीं जानती लॉयल्टी का मतलब, छोड़ो। हमारी हम इतना गैप नहीं है हमारे बीच में, मुझे बुढ़ा मत फील करवाओ, आई एम नॉट ओल्ड, ठीक है। लॉयल्टी का मतलब होता है फेथफुलनेस। सो सेक्रेटरी को हमेशा उसका काम है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, मतलब उसके पास कंपनी के रिकॉर्ड्स है या एसोसिएशन के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्राइवेट है, जो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है, उसके लिए वो डेडिकेटेड होना चाहिए, एंड ही शुड बी लॉयल इनफ टू देम कि वो उनको प्रॉपर्ली सर्व कर रहा है। ही इज नॉट चीटिंग और लाइक वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या फिर डिफेम कर रहा है अपने ही काम को। सो ही शुडंट बी लाइक दैट। वो कंपनी के जो मैटर्स है ना, उनको कहीं बाहर जाके डिस्क्लोज नहीं करना, सीक्रेसी को फोड़ना नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब है कि वो एक सिस्टमैटिक मैनर में, ऑर्डरलीनेस का मतलब है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करना है। ही हैज टू वर्क इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, प्रॉपर ऑर्डर के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ। फिर है प्लीजिंग पर्सनालिटी। उसकी पर्सनालिटी हमेशा प्लीजिंग होनी चाहिए, रूड एंड एरोगेंट पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। उसमें होने चाहिए मैनर्स, उसमें होना चाहिए गुड टेम्पर, कॉन्फिडेंशियल अप्रोच होना चाहिए, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस इन अ सिचुएशन, ये सब होना चाहिए। तो बेसिकली एकदम हीरो बनना चाहिए हमें एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। वो नॉलेज सीकर होना चाहिए ताकि वो अपना विजडम भी एक्सपांड कर सके, जिसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी विजडम अपने आप एक्सपांड हो जाएगा। नेक्स्ट इज पंक्चुअलिटी। वो टाइम पे सारा काम करना चाहिए। वो अगर वो पंक्चुअल होगा तो एम्प्लॉइज पंक्चुअल होंगे, तो मैनेजमेंट पंक्चुअल होगा, तो सारा काम टाइम से होगा। सो इसको पंक्चुअल रहना बहुत जरूरी है। साउंड जजमेंट, प्रॉपर जज द सिचुएशन अकॉर्डिंगली एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो, करेक्ट डिसीजंस लो। क्या सिचुएशन है उस हिसाब से करेक्ट जजमेंट करना, करेक्ट सिचुएशन को एनालाइज करके प्रोसेस करके आगे बढ़ना, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज टैक्टफुलनेस, उसकी एबिलिटी टू हैंडल एनी सिचुएशन इन द राइटफुल मैनर। बिकॉज कंपनीज में काफी बार ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हैंडल करना मुश्किल होता है। सो इसको अपना टेम्पर मेंटेन करना है। आगे ऊपर हमने देखा कि उसकी प्लीजिंग पर्सनालिटी है, तो उसको अपना टेम्पो मेंटेन करके डिसीजंस लेने हैं जो हम नहीं ले पाते। So he has to be calm, super cool and take those decisions.
गॉट इट? वाइज और सेंसिबल वे में काम करना है, दिया गया है, ठीक है? तो एकदम बेसिकली एकदम हीरो बनना चाहिए हमें, एकदम प्रोटैगनिस्ट, ठीक है? एंड वी आर डन with our first chapter of secretarial practice. So definitely बच्चों को, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये लेक्चर को लाइक करके कमेंट करना है एंड आप लोगों को आपकी अटेंडेंस लगानी है, ताकि मुझे भी आपके जो भी डाउट्स है उसको कमेंट कीजिए और मुझे बताइए. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड वी आर डन फॉर द डे. लेट्स कॉल इट अ डे गाइस. Thank you so much. Love you. Bye bye. Take care.